गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से इस एसीसी क्लास पतूत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पढ़ रहे हैं साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट को। मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं और यह हमारा दूसरा लेक्चर है रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 का रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का। कल के हम लेक्चर में जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक क्या अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक को हमने परिभाषित किया था, उत्पाद को परिभाषित किया था। उसके बाद हमने यह भी जाना था कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित होना आवश्यक है और किस प्रकार से, और हमने रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रक्रिया भी सीखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट है कि हमें अभिकारक एवं उत्पाद के सूत्र एवं संकेत का ज्ञात होना चाहिए। मतलब कि अभिकारक में हमारा जो भी तत्व है उसके संकेतों को हमें पता होना चाहिए। जैसे हम जस्ता लिखते हैं, ठीक है, तो जस्ता को हम संकेत के माध्यम से Zn लिख देते हैं। कैल्शियम लिखते हैं तो कैल्शियम को हम Ca लिख के डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन है O से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन है N से डिनोट करते हैं। तो इसके हमको सूत्र और संकेत के बारे में जानकारी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, संतुलित करते समय अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्र नहीं बदलते हैं, केवल पदार्थों के गुणांक के पूर्णांक बदलते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि लिखा हुआ है कि अभिकारक और उत्पाद के सूत्र नहीं बदलते हैं। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो H2O फॉर्म करता है। H2O जल है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है जो H2 है, अभिकारक में जो सही से लिखा हुआ है, और इसके उत्पाद H2 है। यह इसके सूत्र दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको इसके सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमको इसके परिवर्तन करना है इसके गुणांकों में। और गुणांक मतलब क्या होता है कि इसके आगे जितना भी गुना किया है, जैसे H2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, तो ये 2 से गुना किया हुआ है इसलिए इसका गुणांक 2 हो गया। अगर 3 से गुना किया रहता तो इसका गुणांक 3 होता। तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिख सकते हैं। और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम जो भी तत्व रहेंगे उसको कोष्ठ में ऐसे घेर लेते हैं, ठीक है। जो अभिक्रिया अभिकारक रहे या उत्पाद है उसको घेर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक हमारा यहाँ समीकरण दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इससे बना है जल H2O। तो इसको भी निकालने का हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक हीट एंड ट्रायल विधि होता है जिसमें हम अनुमान लगाते हैं, और दूसरा होता है अनुमान विधि, ठीक। तो अनुमान विधि के द्वारा और हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम 2 तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हम आपको एक विधि बता रहे हैं, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। इसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ एक कॉलम बना हुआ है तत्व, अभिकारक और उत्पाद का, ठीक है। हम एक कॉलम से इसको घेर लेते हैं। उसके बाद हमारा पहला तत्व क्या है, पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे रासायनिक समीकरण में टोटल कितने तत्व हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, उत्पाद भी बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही। तो हम सबसे पहले लिख ले रहे हैं कि हमारे पास तत्व हाइड्रोजन और दूसरा तत्व ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर लिखना है क्या कि अभिकारक के उपस्थित परमाणुओं की संख्या, आप हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लीजिएगा और ऑक्सीजन को यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको घेर लेंगे। उसी प्रकार से उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो देखेंगे हम पहला कॉलम है अभिकारक में उपस्थित परमाणु की संख्या। तो हम देखते हैं कि पहले में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु उपस्थित हैं, 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु देखेंगे तो ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु उपस्थित हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। उसके बाद अगला है
उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो उत्पाद हमारा H2O है, तो H2O में देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो H2 दो है, तो इसको 2 लिख देंगे। और उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन का केवल 1 परमाणु है, ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम 1 लिख देंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अगर हम परमाणु संख्या को अभी यहाँ जोड़ेंगे तो यह टोटल कितना 2 और 2 4 होगा, और यहाँ पर 2 और 1 3 होगा। तब इसको हमको संतुलित करना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले जो कम है उसको हम अनुमान विधि के द्वारा या हीट ट्रायल विधि जो भी आप लगा सकते हैं लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद में कम है, तो और इसको बराबर किसके बराबर कर देना है, 2 के बराबर, अभिकारक के बराबर। तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, और ये हम जो गुना करेंगे हम समझने के लिए यहाँ भी इसके गुणांक में गुना कर लेंगे। हमने गुना किया कहाँ, उत्पाद में, तो उत्पाद में हम यहाँ पर 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही हम 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन के तो परमाणु 2 हो गए, मगर इसके साथ हाइड्रोजन का भी 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब फिर से हमको उत्पाद में यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 दूनी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम देख रहे हैं कि अब हमारा हाइड्रोजन के उत्पाद में 4 हो गए, तो हमको अब फिर से अभिकारक में भी इसको 4 करना है हाइड्रोजन को, तो इसमें भी हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे। तब यह भी 2 दूनी 4, यह भी 2 दूनी 4। तो इसके लिए फिर से हम इसके यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणांकों के पूर्णांक बदलते हैं, तो गुणांक में फिर से हम यहाँ 2 से इंटू कर देंगे। तब यहाँ हाइड्रोजन अब देखिए 4 हो गए, यहाँ भी अभिकारक में 4 हो गए, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन का देखते हैं, अभिकारक में 2 है, और यहाँ जब हम 2 से गुना किए तो उत्पाद में भी 2 हो गए। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण यह संतुलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित ही कर दें। देखिए, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पीछे का मेन कारण यह है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अर्थात प्रकृति में जो कुछ भी पदार्थ है वह न तो समाप्त होता है न ही उसका क्रिएशन होता है, ठीक। तो देखिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, वो आपका हम डिफिनेशन लिख दिए हैं। यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अर्थात कि जितने पदार्थ जितनी संख्या में जितना उसका द्रव्यमान होगा, अगर वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही पदार्थ का निर्माण भी होगा। देखिए एक हम एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर Mg+HCl, ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड अम्ल, ठीक है, और यह प्रतिक्रिया करके MgCl2+H2 बना रहा है। तो अब देखिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर आप पाएंगे मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 परमाणु, मगर जो यहाँ पर हाइड्रोजन HCl में 1 है और उत्पाद में 2 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो इसको हमको संतुलित करना आवश्यक है। और दूसरी बात कि क्लोरीन भी उत्पाद में 2 है और यहाँ पर 1 ही परमाणु है क्लोरीन के, तो इसको हमको संतुलित करने के लिए अभी हम सीखे हैं कि इसके गुणांकों में सिर्फ हम गुना करते हैं, तो हमको 2 इसको कर देना है, इसलिए हम 2 से इसको गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया, और संतुलित करते हैं द्रव्यमान को इक्वल करने के लिए, ठीक। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया वैसे तो मूलतः 5-6 प्रकार के होते हैं, मगर हमारे बुक में 6 दिया हुआ है जो हम लिखे हैं, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता है कि 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं और उससे ज़्यादा पदार्थों का निर्माण करते हैं। वियोजन अभिक्रिया में इसमें एक ही पदार्थ से टूट के अनेक पदार्थ मिलते हैं बनते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ दूसरे अक्रियाशील उससे कम क्रियाशील पदार्थ रहता है उसको विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में इसमें 2 क्रियाशील एक दूसरे को विस्थापित करते हैं। और 5वां सबसे लास्ट है उपचयन और अपचयन। अब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, इसको हम परिभाषित करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वह संयोजन अभिक्रिया हुआ।
आप इसको वो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यहाँ तात्पर्य इससे पता चल रहा है कि जुड़ाव हो रहा है, संयोजन हो रहा है, संयोग हो रहा है, ठीक है। तो दो अभिकारक ए और बी एग्जाम्पल में हम लिए और उससे एकल उत्पाद सी तैयार हुआ। एक आप देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, यहाँ पर दो अभिकारक हैं और इनसे निर्माण होता है CO2 प्रदूषण, ठीक, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो क्या हुआ, CO2 का निर्माण होना एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। सेकंड हमारा आता है वियोजन अभिक्रिया। इससे वियोजन से तात्पर्य इससे पता चल रहा है कि इसमें अलगाव होगा, टूटना होगा, बिखराव होगा। तो इस अभिक्रिया को हम परिभाषित करते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में इस बार हम लिए अभिकारक में एक पदार्थ ए, उसको जब हम हीट किए तो यह दो पदार्थों में टूटा, उत्पाद इसका बना बी और सी। आप फिर देखिए वियोजन अभिक्रिया होता है वह करीब 3 माध्यम से होता है और पहला माध्यम है ऊष्मीय वियोजन, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रयोग करते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं उसको। दूसरा है विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन में क्या करते हैं कि हम जो रासायनिक समीकरण है या अभिक्रिया है उसमें हम विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो उससे उत्पाद का निर्माण होता है। और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में हम सूर्य के प्रकाश के सामने अभिकारक को रखते हैं और उससे उत्पाद की तैयारी होती है। तो देखिए हम ऊष्मीय वियोजन, एक हम कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 को लेते हैं और जब हम इसमें हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है ऊष्मा देने के पश्चात। सेकेंड है विद्युतीय वियोजन में हम H2O लेते हैं और H2O जल होता है और हम जानते हैं कि जल एक ध्रुवीय पदार्थ है। इसमें आपको 2 पोल मिलेंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव वाला। तो इसमें जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें हम डालते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 भागों में टूट जाता है। थर्ड है हमारा प्रकाशीय वियोजन। इसमें हम सूर्य के प्रकाश का सहारा लेते हैं। एक एग्जाम्पल है AgCl। जैसे ही हम इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह Ag और Cl में टूटता है। और आज से करीब 10 साल 15 साल पहले AgCl का प्रयोग फोटो बनाने में होता था। ब्लैक एंड वाइट फोटो जो बनाते थे उसमें AgCl का प्रयोग होता था, मगर अब टेक्नोलॉजी आने के कारण इसका उपयोग अब बंद हो चुका है, ठीक है। थर्ड नंबर का हमारा रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को विस्थापित करके एक नए उत्पाद का निर्माण करेगा। तो इसको हम परिभाषित करते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसके उपरांत जो उत्पाद निर्माण होता है और इस निर्माण की पूरी प्रक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। और एक एग्जाम्पल से इसको हम देखते हैं। यहाँ पर Fe, इसको हम फेरस भी कहते हैं, लोहा। लैटिन नाम इसका फेरस है और इसका हिंदी नाम लोहा है। दूसरा CuSO4, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। जब प्रतिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में हमको फेरस सल्फेट तथा कॉपर मिलता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर फेरस अकेले था, CuSO4 कॉपर सल्फेट का यहाँ अणु बना हुआ था, कॉपर और सल्फेट मिलके। मगर जब यह फेरस के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फेरस जो लोहा होता है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण से यह कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और
सल्फेट के साथ खुद ही संयोग करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर अकेले हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि कॉपर का विस्थापन हो जा रहा है फेरस के द्वारा। ठीक, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चौथा नंबर का हमारा है अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि एक दूसरे को विस्थापित करेंगे यौगिक के, और वो भी आयनों के माध्यम से। तो इसको हम परिभाषित करते हैं वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन मतलब हमको यहाँ समझना है कि निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, तो इसको भी एक एग्जांपल से हम देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है Na2SO4, इसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। और BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उत्पाद में आता है हमारा क्या, बेरियम सल्फेट। और NaCl जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसको साधारण नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड। तब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट, सोडियम के साथ सल्फेट है, मगर उत्पाद में यह जो सल्फेट है सोडियम को छोड़ करके बेरियम के साथ आ जाता है और बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। और जो बेरियम में क्लोरीन जुड़ा हुआ है वह चला जाता है सोडियम के साथ, और क्लोरीन और सोडियम मिलके NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक दूसरे को तत्व विस्थापित कर देते हैं, और जबकि विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अलग करता है। तो अगले चैप्टर में हम फिर से पढ़ेंगे कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, और जो और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं ऊष्मा के आधार पर उसके बारे में जान लेंगे। और फिर यह जान लेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो कुछ भी हमारा भोजन या हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है उसके बारे में हम जान लेंगे। तो हमारा टोटल चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।